Hi friends, welcome to my YouTube channel. दोस्तों, language is a tool to express a person's needs, wishes, complaints, opinions and experience. भाषा किसी की जरूरतों, जरूरत का मतलब नीड्स होता है, इच्छाओं, विशेष, शिकायतों, कंप्लेंट्स, राय, ओपिनियन और अनुभव, एक्सपीरियंस आदि को व्यक्त करने का एक उपकरण है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। थ्रू लैंग्वेज अ पर्सन कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग और भाषा जानकारी और कौशल्य सीखने का एक उपकरण है। भाषा के माध्यम से सामाजिक संपर्क जारी रहता है। लोग एक दूसरे को जानते हैं और संवाद करते हैं। तो हर कोई सोचता है कि आपको मराठी, हिंदी, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों, कुछ भाषा विद्वानों का कहना है किसी भाषा को सीखने के लिए आपको व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई भाषा विद्वान जो है उनका कहना है कि भाषा सीखने के लिए आपको व्याकरण समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, in this video I'm going to explain you about tenses today. आज हम एक ही समय साइमल्टेनियसली तीन भाषाओं मराठी, हिंदी, अंग्रेजी के काल को समझने जा रहे हैं। उम्मीद है, आई होप आप और भी कुछ उदाहरण दिए जाएंगे। आप उनका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंस फर्स्ट। थैंक यू। Subscribe to the educational channel and touch the bell icon. दोस्तों, भाषा में काल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। आज हम केवल वर्तमान काल पर विचार करने जा रहे हैं। मराठी से सीखते समय हम यह समझने जा रहे हैं कि सरल वर्तमान काल, निरंतर वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण निरंतर वर्तमान काल क्या है। इसके बाद हम हिंदी में सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम अंग्रेजी में सरल वर्तमान काल, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके जो नियम हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम वर्तमान काल को ठीक से समझ सकते हैं तो हमारे पास मौजूद वाक्य विन्यास को भी ठीक से संचरित किया जा सकता है। हम परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। प्रथम आपण साध्या वर्तमान काळाचं उदाहरण घेऊ। राम आंबा खातो। आता हे पुल्लिंगी एकवचन आहे। दुसरं उदाहरण घेऊया। ते आंबे खातात। आता हे बहुवचन आहे, पुल्लिंगीच आहे। सीमा आंबा खाते। आता हे स्त्रीलिंगी एकवचन आहे आणि त्या आंबा खातात हे स्त्रीलिंगी बहुवचन आहे। आता या वाक्यामधून आपल्याला काय लक्षात येतं? तर राम आंबा खातो, ते आंबे खातात, सीमा आंबा खाते, त्या आंबा खातात,
आता खातो, खातात, खाते, खातात. ही जी क्रियापदं आपल्याला दिसत आहे मित्रांनो, वर्तमान काळामध्ये म्हणजे साधा वर्तमान काळामध्ये आपल्याला काय लक्षात येतं, तर क्रियेची पूर्णता किंवा अपूर्णता दर्शवत नसलेल्या क्रियापदाच्या स्वरूपाला साधा वर्तमान काळ म्हणतात. म्हणजे नेमकं आपल्या लक्षात येत नाही तो भूतकाळ आहे की भविष्यकाळ आहे. तर यामध्ये ही जी क्रियापदं आहेत खातो, खातात, खाते, खातात, तर शेवटचं अक्षर बघा तो, त, ते. तर तो, ते, त हे ही जी अक्षरं आहेत ही नेहमी साध्या वर्तमान काळामध्ये म्हणजे क्रियापदाला येत असतात. त्यामुळे आपल्याला साधा वर्तमान काळ ओळखायला सोपं जातं. कुठलंही वाक्य तुम्ही घेऊ शकता. अ, निलेश अभ्यास करतो, तो आला बघा. राम शाळेत जातो, जातो. म्हणजे तो, ते, तो हे शब्द येत असतात. आता आपण सामान्य वर्तमान काल हिंदी में देखेंगे. हम यही वाक्य लेंगे. राम आम खाता है, वे आम खाते हैं, सीमा आम खाती है, वे आम खाती है. इसमें पहला जो वाक्य है राम आम खाता है, तो देखो खाता है, खाते हैं, खाती है, ता है, ते है, ती है आदि शब्द आपको दिखाई देते हैं. तो सामान्य वर्तमान काल जैसे हमने मराठी में देखा उसी तरह क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता न चले इसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं. संक्षेप में हम यह सीखे कि ता है, ते है, ती है आदि शब्द आने से वह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होता है. अब हम अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स कौन सा है. दोस्तों, you know that there is a formula of simple present tense S plus V1 plus O. S means subject, V means verb, O means object. S means हिंदी में कर्ता, V for क्रियापद, O for कर्म. First, we'll write the same sentence in English. राम आम खाता है, राम eats a mango. जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला फिर से देखेंगे. S प्लस V1 प्लस O. राम S है, आम जो है वो ऑब्जेक्ट है और खाता इज अ वर्ब. तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम ये सेंटेंस बनाते हैं. राम देन वी मीन्स वर्ब eats और ऑब्जेक्ट है अ मैंगो. दूसरा वाक्य वे आम खाते हैं. वे का मतलब दे, देन वर्ब इज eat and object is mangoes. They eat mangoes. Third sentence, सीमा आम खाती है. Here, सीमा is a subject, then verb is eat, so eats a mango. सीमा eats a mango. और आखिरी वाक्य है वे आम खाती है. दे ईट अ मैंगो. दोस्तों, अब अंग्रेजी में आखिरी वाक्य बनाते समय हम कहते हैं कि
दे ईट अ मैंगो, और ऊपर वाले वाक्य को देखें तो वे आम खाते हैं, दे ईट मैंगोज। अगर हम मराठी वाक्यों को देखें तो वे आम खाते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ बहुत सारे आम हैं, और आखिरी वाक्यों में सिर्फ एक ही आम बांट के खा रहे होंगे, इसीलिए वह वाक्य दे ईट अ मैंगो ऐसा बनाया है। शायद आप भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, as we have seen in simple present tense, that is in Marathi and Hindi, the same rule comes in English as well. The form of the verb which does not indicate the completeness or incompleteness of word is called simple present tense. Friends, you must have noticed that in the first sentence, it is the verb with s suffix. There is only it in the second sentence. It means there is no suffix with verb. In the third sentence, again it is the verb with s, and in the fourth sentence, again the verb has no suffix. दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले वाक्य में एस के साथ क्रिया ही होती है, दूसरे वाक्य में कोई एस नहीं है, तीसरे वाक्य में फिर से क्रियापद को एस लगा हुआ है, और चौथे वाक्य में एस नहीं लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? फिर इसके नियम क्या हैं? तो फ्रेंड्स, if you want more information regarding simple present tense, you can watch my old video which is uploaded on my YouTube channel. There are two rules while making sentence of simple present tense. You should study it properly. I put its link in the description box so you can get more information about it. Now, I try to tell you those two rules in brief. The first rule is s is added to the verb only when it is in the third person singular he, she, it in simple present tense. म्हणजेच साध्या वर्तमान काळामध्ये तृतीय पुरुषी एकवचन ही, शी, इट असताना क्रियापदाला एस हा प्रत्यय लावला जातो. म्हणजे या वरील वाक्यामध्ये राम इट्स अ मँगो, इथे राम हा थर्ड पर्सन प्रोनाउन आहे आणि म्हणून त्याला त्या क्रियापदाला एस हा प्रत्यय लागलेला आहे. राम इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन and hence suffix with s to the verb, and also she is here, she is also third person pronoun and therefore suffix with s. And second rule is only for your information, that is, if the verb ends in o, x, sh, ch or s, when it is in the third person singular he, she, it, only in the simple present tense the verb is suffixed with es. दोस्तों, अब हम दूसरे काल से एक उदाहरण लेते हैं और उपरोक्त नियमों के आधार पर तीनों भाषाओं में सरल वर्तमान काल बनाने का प्रयास करते हैं. एक उदाहरण घेऊ. आजीने मला एक गोष्ट सांगितली होती. आता या ठिकाणी बघा मित्रांनो, आजीने मला एक गोष्ट सांगितली होती याचा अर्थ हा जो काळ आहे तो पूर्ण भूतकाळाचा आहे. आता हे पूर्ण भूतकाळाचं वाक्य मला साध्या वर्तमान काळामध्ये करायचं आहे, तर मी वरील जे नियम बघितलेले आहेत, म्हणजेच कोणते, तर तो, ते, त असे शब्द येत असतात, तर त्यांचा आधार घेऊन मी हे वाक्य
साध्या वर्तमान काळामध्ये बनवितो. मग कसं होणार? तर आजी मला एक गोष्ट सांगते. म्हणजेच हे वाक्य आता साध्या वर्तमान काळामध्ये झालेलं आहे. अब हम इसी वाक्य को हिंदी में लेते हैं. दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी. दोस्तों, यह वाक्य पूर्ण भूतकाल में है. अब अगर मुझे इसे सामान्य वर्तमान काल में करना है तो मैं उन नियमों को याद करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने सीखे थे या जो शब्द मैंने देखे थे. कौन से? तो ता है, ते है, ती है आदि. अब मैं इस वाक्य को सरल वर्तमान काल में बनाने का प्रयास करता हूँ. तो यह कैसे होगा? तो देखो, दादी मुझे एक कहानी सुनाती है. देखो, इस वाक्य में ती है ऐसा शब्द आया है, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो चुका है. नाउ let us take the same sentence in English. Grandma had told me a story. Friends, this sentence is in past perfect tense. Now, if I have to do it in the simple present tense, I try to recall the rules and the formula. I try to make the sentence in simple present tense by using the formula S plus V1 plus O and using two rules. So, the correct sentence is Grandma tells me a story. अब मैं आपको दो वाक्य दे रहा हूँ. इन्हें तीनों भाषाओं में सामान्य काल में बनाने का प्रयास करें और जो उत्तर मिले उसे कमेंट बॉक्स में भेजें. अगर इसमें कोई गलती हो तो मैं उसे वहाँ सही करने का प्रयास जरूर करूँगा. दोस्तों, बाकी बचे हुए काल जैसे कि अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, इन प्रकारों को हम अपने अगले 3 भागों में पूरा करेंगे. आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें. और अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, यानी मैं इसमें कुछ नए बदलाव कर सकता हूँ. धन्यवाद.